इलेक्ट्रो होम्योपैथ के सभी चिकित्सक बंधु, पदाधिकारी और हमारे क्षेत्र से यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ जन और इलेक्ट्रोपैथी से जुड़ी हुई छात्र एवं छात्राएं और हमारे साहित्यिक मित्र, बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ चिकित्सकों के साथ कुछ साहित्यिक और उसमें से मैं भी एक चिकित्सक के साथ साथ आगे अभी हमारे साहित्यिक मित्र बधाई दी है, मैं भी 4 लाइन में आपको बधाई दे रहा हूँ। और मौसम भी कुछ ऐसा ही है और इसलिए भी इमरती साहब का जिस महीने में जन्म हुआ वो नया साल ही है और पहली तारीख से और 11 तारीख में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। एक सौभाग्य की बात कि ऐसी शख्सियतें हमारे बीच में आई हैं जो नए साल को भी अपना महत्व प्रदान किया। तो देखिए 4 लाइन। बादलों में हमेशा रवानी रहे, बादलों में हमेशा रवानी रहे, इनकी रौनक रहे ऋतु सुहानी रहे, इनकी रौनक रहे ऋतु सुहानी रहे। वो मुबारक नया साल है दोस्तों, वो मुबारक नया साल है दोस्तों, जब तलक हिंद सागर में पानी रहे, जब तलक हिंद सागर में पानी रहे। मित्रों, इलेक्ट्रो होम्योपैथ के मंच पर प्राय मैं पहली बार ही आया हूँ और मैं पूर्ण रूप से होम्योपैथ। अभी हमारे मित्रों ने कई सवाल इस पर उनके जहन में उठे हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रो होम्योपैथ क्या है। होम्योपैथ तो जानता ही रहा, तो कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि चिकित्सा जगत में पूरी दुनिया में आप ये मानते हैं कि भारतीय वाङ्मय सबसे पुराना साहित्य और सभ्यता है। और आप एक बात और जानते हैं कि कबीर ने कहा था कि नदियां एक घाट बहुत, बीमारियां अनेक और दवाओं के स्रोत भी प्राकृतिक है, चाहे वो मेटल्स के रूप में हो, चाहे पौधों के रूप में हो, चाहे अन्य रूप में हो। और मुख्य रूप से जो 5 पद्धतियां हैं बताई गई है यहाँ, होम्योपैथ और यूनानी, इसके बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथ और साथ में तमाम अस्तित्व में आई है जो कहीं छुपी थी। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, योगा, फल चिकित्सा, तमाम सारी तरह की चीजें। लेकिन मुख्य रूप से जो एलोपैथ वहाँ ये देखा जाता है कि उस बीमारी का कारण बैक्टीरिया, वायरस या अन्य सारी चीजें, उसके अनुसार से उसको कौन मार सकता है और उस तत्व को, उस एलिमेंट्स को, उसको अलग करके उसकी दवा बनाई जाती है। और वह मात्र दूसरी है कि हमारे यहाँ आयुर्वेद में आप जरक से लेकर के तमाम उसको है, उसको मिला करके एक दवा बनाई जाती है ताकि बीमारी को कंट्रोल किया जाए और आयुर्वेद को खाने वाला वेद बनाया जाए।
आइए थोड़ा सा इधर, तो हम वहाँ मूल रूप से जड़ का जो मुख्य चीज है उसको मिलाते हैं और एलोपैथ में जो उसके एलिमेंट्स है उसको मिला करके उसको दवा तैयार करते हैं। और होम्योपैथ में स्थिति ही है कि पूरे प्लांट को जो उसका नेचुरल गुण है, प्राकृतिक गुण है, उसको हम टोटल एडॉप्ट करते हैं। आपने देखा होगा, एक उदाहरण बता रहा हूँ, एक दवा लैकेसिस होती है होम्योपैथ में, और वह दवा सांप के विष से बनती है। एक चीज आपने गांव में सुना होगा कि सांप को जब भी मारना हो तो उसको बाएं से मारिए, दाहिने से मत मारिए, दाहिने वो तुरंत वहीं टूट जाता है और बाएं घूमने में उसको देर लगता है। तो उस सांप के विष से जब जो दवा लैकेसिस तैयार होती है वह बॉडी के लेफ्ट साइड पे काम करती है, उसका अटैक उधर ज्यादा होता है, राइट पे कम काम करती है। तो उसके हम टोटल गुण को इनाम करते हैं पौधे। आप देखिए नक्स होती है और इस रूप में पाया जाता है। काफी पत्तियां होने कुचला लेने के बाद, लेकिन वो दवा जब होम्योपैथिक ढंग से पोटेंटाइज कर दी जाती है तो वह अच्छे विष को भी तय हुई आती है कि वो उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देती है। और साथ ही टट्टी हो रही हो तो उसको बंद भी कर दिया, टट्टी न भी हो रही है तो उसको भी ठीक कर दिया। यह एक लंबा प्रक्रिया है। और यह इसी के साथ जो यूनानी है वहाँ भी मूल तक वही मिलाए जाते हैं, जड़ियों बूटियों के अन्य सारी चीजों को। तो आयुर्वेद और यूनानी में मात्र अंतर है कि आयुर्वेद भारत का प्रोडक्ट है और यूनानी जो है पश्चिमी ईरान, इराक वगैरह का उनका प्रोडक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। लेकिन होम्योपैथी आपको ध्यान देना चाहिए कि डॉक्टर एंडमन साहब जर्मनी में पैदा हुए और वो एक अच्छे चिकित्सक 25 साल की उम्र में ही जर्मनी के सबसे बड़े और 8 भाषाओं के जानकार थे, संस्कृत भी उनको पता है। और जब वो देखते थे कि पैसे जब ट्रीट कर दिया जाता है तो फिर बीमारी दूसरी तीसरी चौथी क्यों हो जाती है, यह चिंता का विषय है। वह कोई आयुर्वेद की किताब पलट रहे थे जिसमें एक सूत्र है, विष से विष मौसम, विष ही विष की दवा है। और उनको क्यूनाइन मिल गया, मतलब क्यूनाइन की खाद जिससे मलेरिया ठीक होती है। और उन्होंने सोचा, चिकित्सा छोड़ दिया, सब्जेक्ट छोड़ दिया, फिर सोचना शुरू किए कि आखिर अगर क्यूनाइन से मलेरिया ठीक होती है तो क्यूनाइन स्वस्थ व्यक्ति को क्यूनाइन अगर खा ले तो उसको मलेरिया होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान कहता है कि 2+2 बराबर 4 होता है, तो 4 बराबर 2+2 भी होना चाहिए। इसलिए जब उन्होंने हाल खाया क्यूनाइन का, लेकिन उनको शंका थी कि ठीक हम कैसे हों, तो उन्हें बड़ी सूक्ष्म मात्रा की कम से कम मात्रा अपने सहयोगियों को बताया और खुद खाया क्यूनाइन की छाल और मलेरिया उनको हो गया। जितना उनको लक्षण मानसिक शारीरिक सारे चीज पता चले सबको उन्होंने नोट करवाया। उसके बाद कहा कि मुझे खिलाओ, नहीं तो भाई मेरी भी डेथ हो सकती है। थोड़ा सा कम मात्रा में क्यूनाइन खिलाया गया, जिसे हम आज की भाषा में चाइना कहते हैं, चिनिनम। चाइना हमारे यहाँ होम्योपैथी दवा आती है। यह एक पैथी है, जैसा आप लोगों ने भी बताया कि यह लक्षण के आधार पर। अब आइए, मैटी साहब 1809 में आपका अवतरण हुआ, आज ही के दिन। इसके बाद इनसे कम से कम 1838 में तो हैनिमन साहब का यहाँ से जाना हो और लगभग 100 मेडिसिन को उन्होंने प्रूव करके अपने ऊपर, जिसको पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन होम्योपैथ में कहते हैं, 100 मेडिसिन का उन्होंने सारा लक्षण और सब कुछ बताया और प्रयोग किया जर्मनी में। दूसरी चीज ये है कि तब तक दुनिया में इस मैथी की प्रचार प्रसार हो चुका था। और उसके बाद मैटी साहब की स्थिति है कि उनकी जो शिक्षा थी दर्शन शास्त्र से थी, दूसरा विषय उनका वनस्पति विज्ञान था, और तीसरा जो विषय था नेचुरल साइंस से था।
स्वाभाविक है कि जहाँ दर्शन हो, जहाँ ये वनस्पति विज्ञान पढ़ाया जा रहा हो, उसके साथ ही जिस व्यक्ति को, जिस विद्वान को नेचुरल साइंस भी पढ़ाई जा रही हो, तो स्वाभाविक है इसमें एक विलक्षण शक्ति हो। बैठी साहब कहीं से जो डॉक्टरी पढ़ने से पहले उनकी प्रतिभा इतनी थी कि अपने इटली में ही वो एक प्रशासनिक पद पर चले गए, लेकिन उनका सोचना बंद नहीं हुआ। और उन्होंने देखा कि बैठी साहब के समय तक होम्योपैथ में कम से कम 3000 से लेकर 5000 दवाएं थे, और ये टफ है, महासमुद्र है, लेकिन ये सब चीज की नहीं है। एलोपैथ में अगर मात्र 20 साल है, जिसको 10 साल का बढ़िया ज्ञान हो जाए, बढ़िया एलोपैथ है। नाम विभिन्न हजारों कंपनियां है, 5 लाख नाम है एक दवा का। लेकिन वहीं आयुर्वेद में भी बहुत सारी दवाएं हैं, सैकड़ों हैं, यूनानी में भी सैकड़ों दवाएं हैं, होम्योपैथ में 5000 दवाएं और कम से कम 5000 प्रोडक्ट्स हैं। तो यह थोड़ा सा टफ है। बैठी साहब ने ये देखा कि इन सारे टफ विषयों से कोई आसान और भी तरीका हो सकता है क्या, क्योंकि नेचुरल साइंस के विद्यार्थी एक तरफ दर्शन शास्त्र के थे, दूसरे तरफ बॉटनी के विषय में पूरी जानकारी थी, वनस्पतियों के गुण के विषय में अच्छी जानकारी थी। इसलिए उन्होंने देखा कि जो वनस्पतियां हैं उसके गुण सबके अलग अलग, उनके फूल के तरीके अलग अलग हैं, उनकी तमाम सारे जो स्वाद है और भी सारी प्रकृति है वो अलग अलग है। तो स्वाभाविक है कि उसमें सारे जो गुण थे, जो आदमी पर, जो पशुओं पर प्रभाव डाल सकते थे बीमारियों के लिए, वो विभिन्न में है। हमारे यहाँ कहा जाता था कि आयुर्वेद में कि चरक साहब या धनवंतरी साहब या अन्य साहब जब रास्ते से लोग चलते थे तो जड़ी बोलती थी कि मैं इसकी दवा। तो स्वाभाविक है ज्ञान पुराना है और पूरी दुनिया में फैला है। तो जब फैला तो ये गुण से बैठी साहब भी प्रभावित या इसके जानकार तो थे ही। उन्होंने देखा कि क्या क्या चीज मिला करके इसके मूल अर्घ को, इन सारी चीजों को मिला करके कम बुद्धि लगा करके, कम मेहनत करके अधिक से अधिक मानव की सेवा कैसे की जा सकती है। इसलिए उन्होंने इन सारे चीजों को 3-4 मेडिसिन मिलाकर, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे उन्होंने प्रयोग शुरू किया, तो उस प्रयोग को लाभ मिला। लेकिन तरीका अलग था, न आयुर्वेद का तरीका था, न यूनानी का तरीका था, न एलोपैथ का तरीका था, न होम्योपैथ। वह तरीका ये था कि हम अगर समान गुण वाली 2-4 औषधीय पौधों को, मूल अर्घ को एक में मिला दे तो उससे कौन सी बीमारी सही ढंग से ठीक हो सकती। इस तरह अपने समय में ही मैडी साहब लगभग 28 से ज्यादा दवाएं तैयार कर चुके थे। जहां तक मुझे जानकारी है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ की जो मेडिसिनें हैं वह लगभग 65 है। इसके विभिन्न 4-5 ग्रुप है, कोई जैसे, कोई टी से, कोई B1, S1, Z1, इस तरह कुछ दवाएं हैं इसमें। मैं ज्यादा बहुत अध्ययन नहीं किया हूँ, लेकिन वे जितनी भी दवाएं हैं उस कैटेगरी के अनुसार कौन मसल्स पर काम करेंगी, कौन बोन पर काम करेंगी, कौन दिमाग पर काम करेंगी, कौन कैंसर पर काम करेंगी, इसमें उसकी कैटेगरी बटी हुई है। और वहाँ कोई बहुत ज्यादा नहीं, जैसा भाई साहब बताया कि टेम्परामेंट पे काम करती है, तो टेम्परामेंट तो लिया जाता है, लेकिन बीमारी पर भी के नाम से भी तमाम सारी दवाएं हैं। और वे दवा, मैं एक उदाहरण बता दूंगा कि हमारे यहाँ डॉक्टर R.D. यादव जी थे जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ MD है, और वो दवा चलाते भी रहे हैं। और आज उनका लड़का भी रणधीर एक अच्छे डॉक्टरों में है, इंदौर के माना जाता है, लगभग 300-400 पेशेंट देख रहा है, लेकिन एलोपैथ तो कहता है BH में। लेकिन उनके पिता इलेक्ट्रो होम्योपैथ वो दवा चलाते। एक पेशेंट जो हम लोगों का मित्र भी था, उसके वाइफ उसका ब्रेस्ट काफी स्वेलिंग हो गई। तो सबसे पहले वहाँ गए कि हम लोग किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए, तो वो भी 7-8 साल जुड़े हुए थे, तो गए तो उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथ की दवा दी
और उन्होंने कहा कि और भी कोई अगर ज्यादा जरूरत है डॉक्टर से मिल लीजिए। मेरे यहाँ गया तो मैंने भी कलकतिया वगैरह कुछ दवाएं चलती है मैंने दे दिया। और आपको बता दें कि जिसको डॉक्टरों ने एलोपैथ के डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था कि इसका ऑपरेशन होगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और काफी बड़ा हो गया था, इतना स्वेलिंग और पेन तमाम सारी हो गया था, और वह पेशेंट एक सप्ताह में 80% ठीक हो गया इलेक्ट्रो होम्योपैथ की दवा से। और मैंने एक दवा इलेक्ट्रो होम्योपैथ एकदम किसी भी, जैसा कि हमारे कुछ भाइयों को शंका था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ का नाम इलेक्ट्रो क्यों पड़ता, हर पौधों का एक इलेक्ट्रॉनिक गुण होता है और उसमें कितने तत्व अपने गुण हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का होता है, इलेक्ट्रिसिटी का आप जानते ही हैं कि पंखे में लगा दीजिए पंखा चलने लगेगा, बल्ब में लगा दीजिए तो बल्ब में चलने लगेगा, हीटर में लगा दीजिए तो गर्मी देगा, और बाकी आप जान ही रहे हैं। इसलिए हर पौधों का गुण अलग है, उसके इलेक्ट्रॉनिक गुण है। अगर इलेक्ट्रॉनिक गुण नहीं होते तो कोई भी, चाहे वो पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, वह ग्लूकोज को तोड़ करके एटीपी नहीं बनाता, नहीं एक एटीपी टूट करके जहाँ कई कितना है कैलोरी ऊर्जा देती है। तो आप समझ लीजिए कि सब कुछ पौधों का इलेक्ट्रॉनिक गुण अलग अलग होता है। इसीलिए आप करेला खाएंगे तो करेला का स्वाद आपको मिलेगा, तीखा लगेगा। नीम खाएंगे तो नीम का स्वाद आप अलग कर लेंगे। सबका इलेक्ट्रॉनिक गुण से जो चीजें उत्पन्न है वह व्यवस्था बदल जाती है। और आप ये देखे होंगे कि लोग कहते हैं अरे भैया क्या हुआ, तो भैया कुछ भी हो तो कह अरे नीम के पानी से नहा, कह लगा या कुछ अरे भैया फला वो धूप या जड़ी उखाड़ लाइए और उसको पीस करके लगाइए, आप ठीक हो जाएंगे। तो मैकी साहब ने यही उसके मूल अर्क को निकाल करके उसको पूरा पोटेंसी दिया और 3-4 दवाएं मिला करके 5 दवाएं किसी में 3 ही है, किसी में 6-7 मिला करके उन्होंने एक दवा, चाहे वो यशवंत के नाम से हो चाहे C2 के नाम से हो चाहे यह है, इस तरह की दवा और बीमारियों का निश्चित है कि ये दवा किस पर काम करेगी। और उसकी व्यवस्था जस्ट लाइक होम्योपैथ है, यानी एल्कोहल इसमें कम वैक्सीन है और अधिक बीमारियों को ट्रीट करने का पूरी व्यवस्था और प्राकृतिक ढंग से ठीक करने की स्थिति है। यहाँ एक फायदा और है कि होम्योपैथ लोग देहात में कहते हैं कि भाई जा रहे हैं तो पहले बीमारियां बढ़ने जाए, इसलिए बढ़ते वो कई जगह से सारे धाम करके लोग आते हैं तो कहते हैं चलिए जरा होम्योपैथ को देख लिया जाए। वो देखने आते हैं, ट्रीटमेंट कराने नहीं आते। और बनारस जाएंगे तो कहेंगे भैया हम चलो खड़ा जगह ट्रीटमेंट कराओ हमारे। और यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथ देखने वाले होते हैं, वो देखने आते हैं। और हमने देखा जो है और एमडी से अरे कर रहा सेमिनार अरे इलेक्ट्रॉनिक ना वहाँ सेमिनार भगवान भेजते हैं कि भैया जाइए जरा वहाँ देख लीजिए। और बाकी क्या इंसान खुद जाता है और इंसान भेजते भी। जब सब जगह से चारों धाम होता है तो वो चले आते हैं होम्योपैथ इलेक्ट्रो होम्योपैथ। अब ये देख रही सारे पैसे कमा कर मतलब होम्योपैथ इलेक्ट्रो होम्योपैथ के पास पहुंचता है अपना घर द्वार बेच करके। तब उस स्थिति में आप समझ लीजिए कि कहा गया है कि जो अन्य पैथियों से लोग ठीक नहीं होते 100%, उसमें से 70 से 80% होम्योपैथ और इलेक्ट्रो होम्योपैथ से इसमें कोई दो राय नहीं। 20% तो कहीं ठीक नहीं होते। एलोपैथ में जो इमरजेंसी ठीक कर ले वो बड़ा डॉक्टर है। आयुर्वेद में जो बुखार है, होम्योपैथ में जो खांसी ठीक कर ले वो बड़ा डॉक्टर है। इलेक्ट्रो होम्योपैथ की भी वही बात है। लेकिन ऐसी अब बात नहीं रह गई। आपको अगर डायरेक्ट चाहिए तो तुरंत आपको हार्ट अटैक भी पड़ा हो, अगर वह
है, अगर कहीं रप्चर नहीं हुआ है तो आपको रिस्पांस मिलेगा। और हाई ब्लड प्रेशर 200 तक है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ और होम्योपैथ की आप दवा अगर खाएंगे तो आप ब्लड प्रेशर निश्चित 5 मिनट के अंदर वही 200 वाला हाई ब्लड प्रेशर 180 से लेकर 170 तक काट दिया जाता है। यह ताकत दोनों पैथियों में है। मात्र जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ नहीं बताया कि वहाँ पोटेंटाइजेशन है। जैसे यूरेनियम या अन्य बम जब फूटता है तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह होता है। इस तरह होम्योपैथ में दवा की मात्रा जो कम होती जाती है, एकदम 0 चली जाती है। 6 पोटेंसी के बाद आप दवा नहीं ढूंढ सकते किसी में। आपको दवा नहीं दिखा देगी, लेकिन पावर ही आपको दिखाई देता है और उससे ठीक होते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथ की स्थिति है कि आपको यहाँ एग्रावेशन नहीं है। क्यों डॉक्टर साहब? कोई बीमारी आप है तो बढ़ेगी नहीं, आएंगे तो आपको घटेगी। होम्योपैथ में कुछ संभावनाएं बनी रहती है कि पहले वो अंदर से बाहर करना, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथ की स्थिति नहीं है। आप बुखार की खाएंगे, बुखार की दवा इलेक्ट्रो होम्योपैथी खा के देखिए बुखार डाउन होता है कि नहीं। आप इसकी का देख लीजिए, मैंने और उदाहरण आपको बता दिया। तो इस तरह ये जो कोर्सेज है, कोर्स भी जो भारत में आया है, आपको बता दें कि होम्योपैथ की मान्यता सरकार, केंद्र सरकार, हमारी सरकार ने 1970 में दी और 80 के तमाम सारे बड़े बड़े आंदोलन के बाद उसको आपके कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट के साथ जोड़ा गया और ISC बायोलॉजी के पास जोड़ा गया। हमारी ये भी लड़ाई 1960 से चल रही है। सारे प्रदेशों की न्यायालयों ने, उच्च न्यायालयों ने इसको प्रैक्टिस करने का आदेश दिया है इलेक्ट्रो होम्योपैथ का। बस खाली केंद्र सरकार इसको मान्यता दे ताकि इसमें से नौकरी भी प्राप्त हो और इसके तमाम सारे मेडिकल सर्टिफिकेट किए जाए। मात्र ही अब तक बाकी है और इसके भी कोर्स 4.5 साल के उतनी है। ISC बायोलॉजी के बाद ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका भी ढंग से है, इसका भी रजिस्ट्रेशन आपको प्रैक्टिस का उसी ढंग से आपको मिलेगा। लेकिन इसको पढ़िए और उस परिस्थिति में जब पूरी दुनिया में निजीकरण ने या प्राइवेटाइजेशन ने जब नौकरियां कम करते चले जा रहे हैं, जहाँ एक कंप्यूटर लगा करके 500 लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, जहाँ एक रोबोट लगा करके 5000 लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। आखिर इस बेरोजगारी की हालत में जहाँ नौकरी नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, बेहतरीन हो कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथ जो अभी आसान है इसको कर करके एक अच्छा मानव सेवा करें और अपने भविष्य को भी बनाएं। और इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय